मैंने बोला हेडिंग टाइप्स ऑफ वर्क। दोबारा बोलूं? लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला था, टाइप्स ऑफ वर्क बता दिए थे क्या? तो काटो हेडिंग, लिखो टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क के बाद बताऊंगा मैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ही नहीं होता है ना, फिर आएंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। और डीपी वन सॉल्व कर सकते हो आप थर्मोडायनेमिक्स में, दे दी थी आपको? अच्छा, नहीं दी थी, ओके। हाँ तो फिर आप डीपी वन सॉल्व कर सकते हो। डीपीपी बाकी टू थ्री को अभी टच मत करना। अभी स्टार्ट तो नहीं किया? बस स्टार्ट करके पॉज कर दो। हाँ, हाँ तो हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ वर्क लिखेगा। टाइप्स ऑफ वर्क, नंबर वन लिखना पीवी वर्क। पीवी वर्क, पीवी वर्क। पीवी वर्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, याद आया? ये पीवी वर्क होता है, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। हम इस चैप्टर में जब तक मैंने नहीं बोला है तब तक केवल पीवी वर्क का यूज करेंगे। लास्ट में जाके पढ़ाऊंगा मैं गिब्स सिनर्जी में जाके नॉन पीवी वर्क के बारे में एक ही जगह है। इसके अलावा आप इस चैप्टर में केवल पीवी वर्क पढ़ेंगे, इसलिए जब मैं कल पढ़ा रहा था तो मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला बता दिया था कि आप पूरे चैप्टर में इसको याद रखें। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू होता है, इसलिए मैं डब्ल्यू लिख दिया। अगर आप यहाँ डी डब्ल्यू लिखना चाहें तो फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा, बस ये है। फिर लिखिएगा ग्रेविटेशनल वर्क। ग्रेविटेशनल वर्क ये नॉन पी वर्क होते हैं। ग्रेविटेशनल वर्क, ग्रेविटेशनल वर्क W इक्वल टू एम जी एच। एम जी एच, मैं इसमें थोड़ा सा समझाना भूल गया, रुक जाओ एक बार। W इक्वल टू माइनस पी एक्सएल डी भी लिखा है। वर्क की यूनिट क्या होती है? पक्का? लेकिन आप देखो प्रेशर की यूनिट क्या होती है? एटीएम। और वॉल्यूम की यूनिट लीटर, तो इसमें तो जूल आए नहीं। तो पहली गलती, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो ये गलती सबसे बड़ी होने वाली है। वर्क का फॉर्मूला तो है, वैल्यू भी आप डाल रहे हो लेकिन आंसर नहीं मिल रहा है क्योंकि यूनिट जूल में नहीं आ रही, तो जूल में कन्वर्ट करना है। ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख लो, 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू होता है 101.325 जूल। इसी टाइप से 1 लीटर बार, बताया तो नहीं था मैंने पहले, इक्वल टू 100 जूल। और एक और बात, 1 जूल इक्वल टू होता है 4.2 कैलोरी, ये बता दिया था। ये सब नोट कर लो ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, ये याद रहना। आप जब भी वर्क कैलकुलेट करोगे, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जब तक चैप्टर चल रहा है, कोई क्वेश्चन आप करोगे जब मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आप हमेशा यूनिट लिखना। यूनिट के बगैर करोगे आपके आंसर्स नहीं आएंगे, और मैं समझा भी दूंगा आंसर क्यों नहीं आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए यूनिट लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं। फिर लिखिएगा ग्रेविटेशनल वर्क। ग्रेविटेशनल वर्क W इक्वल टू एम जी एच। एम जी का मतलब होता है मैग्नीशियम, एच का मतलब होता है छोटा हाइड्रोजन। एम क्या होता है? मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। जी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एच की यूनिट मीटर। और आप जानते हैं 1 जूल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 1 कूलाम वोल्ट। सबको मालूम है ना? तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पर आ रहा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब ये जूल ही लिखा हुआ है। अगर आपने धोखे से भी इसमें मास की यूनिट ग्राम में डाल दी या मास की वैल्यू ग्राम में डाल दी तो आपका क्वेश्चन गलत। इतनी छोटी सी मिस्टेक है जो हमें कभी पता नहीं चल सकता हम क्या गलती कर रहे हैं। तो कई बार हमें लगता है कि हम कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, डेसिमल वगैरह की प्रॉब्लम आई होगी। वो डेसिमल की प्रॉब्लम नहीं है, आप थाउजेंड हंड्रेड का यूज कैसे करोगे, आपको क्या पता। भाई ग्राम में डाल दिया आपने, आपने देखा डेसिमल का डिफरेंस आ रहा है, डिजिट तो सेम आ रही, चलो तो ठीक है, लेकिन वो गलती आपके लिए परमानेंट हो गई। फिर लिखिएगा इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क W इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल।
और चार्ज इंटू पोटेंशियल आप जानते हैं कूलम वोल्ट होता है, कूलम वोल्ट जूल कहलाता है, इसका मतलब ये सही है। इसी टाइप से चार्ज को हम लिख सकते थे आई टी। आई मतलब होता है करंट, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, एम्पियर का मतलब क्या होता है कूलम पर सेकेंड, और टाइम का मतलब होता है सेकेंड। आई मतलब होता है करंट, कूलम पर सेकेंड, और टाइम मतलब सेकेंड। अगर आप आई की यूनिट एम्पियर है, एम्पियर ही रहेगी। हमेशा टाइम सेकंड में लिखना है, दूसरा कोई यूनिट ही नहीं बचता। क्यों? देखो यहाँ लिखा है कूलम पर सेकंड, बको यस, और यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पर कूलम इनटू वोल्ट, जूल बन गया, और जूल बन गया तो एनर्जी, एनर्जी यानी वर्क। बात क्लियर है? ये कैपिटल वी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बड़ी वेलोसिटी। पोटेंशियल होता है ना, मालूम है ना? हाँ फिर ठीक है। इसी टाइप से एक और फॉर्मूला होता है, उसे लिख लो, क्या, एन एफ ई। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, जब आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे 12th क्लास में, तब तक के लिए है। एन एफ ई, एफ होता है फेराडे, इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। एन होते हैं मोल्स, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई होता है ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, ये एक्चुअली वोल्ट होता है, वोल्ट। तो जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। तो फेराडे 96500 कूलम, ये मैंने पढ़ाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में। देख सकते हो, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, सुनाई नहीं दे रहा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है इंटू Na, उसका मल्टीप्लिकेशन यही आता है 96500 कूलम। क्या इसकी जरूरत हमें 12th में पड़ेगी जब हम वर्क पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क वगैरह। अब नेक्स्ट साइड डालो, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। चलो समझो, यहाँ पर ये कंटेनर है बको यस, इस कंटेनर में यहाँ पिस्टन लगा हुआ है बको यस, इस कंटेनर का वॉल्यूम 5 लीटर है बको। अब मैं ये बोल रहा हूँ इसके अंदर कोई गैस फिलअप है और इस पर पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर सेम है। अब किसी कारण से ये गैस एक्सपेंड कर जाती है और इसका वॉल्यूम 7 लीटर हो जाता है, तो ये जब एक्सपेंड करेगी तो ये पिस्टन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये पिस्टन। तो ये वर्क किसने किया, सिस्टम ने किया है, हमने सिस्टम पे किया, सिस्टम ने किया। इसे बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम। क्लियर हो गई बात? इसे बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। लेकिन अगर इसका उल्टा होता, ये पिस्टन को हम आप बाहर से प्रेशर लगा देते और ये यहाँ आ जाता और इसका वॉल्यूम कम होके मान लो 3 लीटर हो जाता, तो क्या पिस्टन कभी अपने आप कंप्रेस हो सकता है? उसे बाहर से कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी काम करेगी। इसे बोलते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब सिस्टम पे वर्क करते हैं तो उसे बोलते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम, और जब सिस्टम वर्क करता है यानी एक्सपेंड हो रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम। दो ही चीजें इस दुनिया में हमारे पास इस चैप्टर के अंदर, एक है सिस्टम, दूसरा है सराउंडिंग। एक है सिस्टम, दूसरा है, अब जब सोचा हो, मैंने बोला वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी किसने वर्क किया, किस पे किया, तो सेंटेंस पूरा हो जाता है वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। बको क्या बोला मैंने? अब ऑन दी सराउंडिंग वर्ड हम यूज करें ना करें, लेकिन वर्क डन बाय द सिस्टम बोला गया तो बाय डिफॉल्ट वो ऑन द सराउंडिंग ही है। अगर सराउंडिंग में कोई और है उस पर ही वर्क किया तो वो भी सराउंडिंग ही कहलाएगा। समझ गया ना? एवरीथिंग इज सराउंडिंग अदर देन सिस्टम। क्लियर? ऐसे ही हम बोलेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। अब बाय द सराउंडिंग बोलो या ना बोलो, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ तो किसने किया उस पर? नहीं समझ में आया? अब मैं आपको यहाँ कुछ और समझाने वाला हूँ। वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब इसमें एक्सपेंशन कंप्रेशन। अगर एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। जरा सोचना, एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंशन में वॉल्यूम 5 लीटर से 6 लीटर हो जाएगा, 7 लीटर हो जाएगा, 4 लीटर हो जाएगा, तो 5 से ज्यादा होगा ना, तो फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा कम होगा,
और dv का मतलब होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल, या डेल्टा v का मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल। दोबारा पूछ लेता हूं, एक्सपेंशन होगा तो डेल्टा v की वैल्यू, सुनाई नहीं दिया, डेल्टा v की वैल्यू पक्का। एक्सपेंशन का मतलब वर्क डन ऑन दी सिस्टम बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, सुनाई दे गया। और वर्क का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आपको, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, क्लियर है। अब मैं पूछ रहा हूं वर्क डन बाय द सिस्टम यानी कि एक्सपेंशन, वर्क डन बाय द सिस्टम यानी एक्सपेंशन, डेल्टा वी क्या आएगा। अगर डेल्टा वी पॉजिटिव आया तो वर्क नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन यहां कौन सा साइन लगा है, इसलिए आंसर टोटल क्या आएगा, नेगेटिव। आपको कभी नहीं आप इसका साइन बदलना, इसका साइन अपने आप हमेशा माइनस यहां रखो, अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप आ जाएगा। दोबारा बोलता हूं, अगर मान लीजिए वर्क डन ऑन दी सिस्टम किया मतलब कंप्रेशन हुआ, सेकंड लास्ट बेंच, फाइन नहीं, डिस्टर्ब नहीं होना है, समझ गए ना। चलो वापस बात करते हैं। मैंने बोला वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्या बोला मैंने, इसका मतलब क्या हुआ, कंप्रेशन। क्या हुआ, इसका मतलब पहले वॉल्यूम 5 लीटर था, अब वॉल्यूम कम हो गया 3 लीटर हो गया, तो फाइनल वॉल्यूम कितना है 3, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 3 माइनस 5 माइनस 2, डेल्टा वी नेगेटिव आया। जब डेल्टा वी नेगेटिव आया है, नेगेटिव डालो, वर्क क्या आ गया, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। नहीं समझ में आया, पक्का। इसी टाइप से एक और बात कर लेते हैं, अगर ये गैस भरी पड़ी है, अगर हम इसको हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हीट दे रहे हैं, तो हीट दे रहे हैं, तो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा रिलीज करेगा, यानी क्यू इसमें पॉजिटिव होगा, और जब हीट लेगा तो ये गैस ठंडी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, समझ गए ना, तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। नहीं समझ में आया, दोबारा बोलता हूं, कोई गैस भरी पड़ी है कोई गैस, इसे आपने गैस जला के रख दिया, इसके ऊपर गैस जला के रख दिया, तो अब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा और ये गैस धीरे धीरे ठंडी होती रहेगी, गर्म होगी ना, यानी क्यू पॉजिटिव, क्यू हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम मतलब क्यू पॉजिटिव, हीट रिलीज बाय द सिस्टम इसका मतलब क्यू नेगेटिव। अगर आप इस सिस्टम को उठा के फ्रीजर में डाल दो, फ्रीजर में डाल दो तो गैस ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी इसका मतलब उसमें से हीट निकल गई, हीट निकल गई तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, क्यू की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। नहीं समझ में आया, पक्का। लिखो, साइन कन्वेंशन हेडिंग डाली थी, लिखिए नंबर 1, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, work done on the system by the surrounding, work done on the system by the surrounding। बताओ इसमें वर्क पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, फॉर्मूला सामने है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है। मैं पूछ लेता हूं कंप्रेशन हुआ होगा एक्सपेंशन हुआ होगा, कंप्रेशन पक्का, लिख लो यहां पर W इक्वल टू प्लस एक्स किलो जूल, वर्क पॉजिटिव है, W इक्वल टू प्लस एक्स किलो जूल, देखो प्लस साइन लगाया मैंने। एग्जाम्पल लिख लो, कंप्रेशन ऑफ गैस, कंप्रेशन ऑफ गैस, ये सबसे लास्ट बेंच पर कॉर्नर पे जो बैठा है, कौन बैठा है, खड़े जाओ, आपके साथ में, हाँ आपके साथ में, हाँ खड़े जाओ, तीसरे नंबर पे, हाँ। अब आप मेरे साथ लिखो, नहीं अभी भी आप लेफ्ट साइड से यूज कर रहे हैं, और जब मैं डिक्टेट करना शुरू किया था तो लेट लिखना शुरू कर रहे थे। हाँ मुझे मालूम है, अभी लिखा है आपने, ठीक है, अब मेरे साथ चलेंगे, बैठो। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे सुन के लिखो, अगर आप साथ से लिख रहे हो तो किसी को, जैसे आप लोगों ने आंसर दिया कंप्रेशन ऑफ गैस, उसका आंसर नहीं आ पा रहा है कंप्रेशन ऑफ गैस, उसे नहीं पता चल रहा सर ने क्या एक्सप्लेन कर दिया, तो इससे नुकसान आपका है। आप पढ़ चुके ना 3 चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट बको यस, एटॉमिक गैस यस, बर्बाद कर लिए। अब मेरी बात सुन लो, इस चैप्टर को मेरे अकॉर्डिंग पढ़ लो, आपने अपनी मनमर्जी कर ली, आप अपने आप में सुपीरियर थे तब तक ठीक है, अब वो सुपीरियरिटी आपको पता चल गई ना कुछ नुकसान देती है, अब हमारे अकॉर्डिंग मान लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लो इसमें, कंप्रेशन ऑफ गैस। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग।
वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। W इक्वल टू माइनस वाई किलो जूल, या चलो माइनस वाई किलो जूल, माइनस वाई किलो जूल। क्या हुआ? एक्सपेंशन कंप्रेशन। देखो एग्जांपल, एक्सपेंशन ऑफ गैस, एक्सपेंशन ऑफ गैस, एक्सपेंशन ऑफ गैस। फिर लिखिएगा हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। ये कहाँ लिख रहा है? हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। लिख लो Q इक्वल टू पॉजिटिव, Q इक्वल टू होगा प्लस Z1 किलो जूल, Z1 किलो जूल। एग्जाम्पल लिखो हीटिंग ऑफ गैस, हीटिंग ऑफ गैस, गैस गर्म हो जाएगी। जब आप हीट दे रहे हैं तो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो गैस जो भी है उसके अंदर गर्म हो जाएगी, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। इसी टाइप से लिखो हीट रिलीज बाय द सिस्टम, हीट रिलीज बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग, हीट रिलीज बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग minus Z2 kilojoule, heat released by the system to the surrounding। तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो Z, तो लिख लो Q इक्वल टू माइनस Z2 किलो जूल। ओके, एग्जाम्पल लिखो कूलिंग ऑफ गैस। मुझे लगता है सारी बात क्लियर हो गई। अब लिखिएगा लाइन चेंज करके, कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल कर लेते हैं न्यूमेरिकल टाइप से। लिखिएगा हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, heat absorbed by the system from surrounding is 70 kilojoule, heat absorbed by the system from surrounding is 70 kilojoule। 70 का मतलब होता है 70। बताओ Q इक्वल टू कितना हुआ? सुनाई नहीं दे रहा? कितना हुआ Q इक्वल टू? तो लिखो आंसर Q इक्वल टू प्लस 70 किलोजूल। प्लस क्यों आया इसमें? क्योंकि हीट एब्जॉर्ब की। फिर लिखिएगा हीट रिलीज बाय द सिस्टम, हीट रिलीज बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग। पहले क्वेश्चन तो बोलूं, heat released by the system to the surrounding is 75 kilojoule, is 75 kilojoule। तो Q इक्वल टू माइनस 75 किलोजूल। आपको समझ में आ गया कैसे लैंग्वेज में दिया रहेगा और कैसे आपको यूज करना है। दोनों जगह देखो 70 लिखा था, 75 लिखा था, क्वेश्चन में कहीं भी साइन नहीं दिया था, लेकिन रिलीज और एब्जॉर्ब वर्ड थे, उससे आपको पता चला कि इसमें कौन सा साइन आएगा। समझ तो नहीं आ रहा कुछ? फिर लिखो नेक्स्ट, वर्क डन बाय द सिस्टम, work done by the system to the surrounding is, work done by the system on the surrounding, work done by the system on the surrounding is 80 kilojoule, work done by the system on the surrounding is 80 kilojoule। work done by the system है W इक्वल टू माइनस 80 किलोजूल। ऊपर लिखा के आया हूँ, अगर आप देखेंगे लाइन तो आपको मिल जाएगी, सेकंड नंबर की लाइन में ये लिखाया था, पढ़ लो एक बार, सेकंड नंबर की लाइन जो लिखाए थे ऊपर पॉइंट। वहां मैंने x लिखाया हुआ है, यहाँ एग्जैक्टली मैं डिजिट लिखा रहा हूँ। लैंग्वेज ऐसे दी रहेगी, आपको अपने आप सोचना पड़ेगा हम नेगेटिव लगाना है पॉजिटिव लगाना है। अगर आप नहीं सोच पाएंगे तो आपके क्वेश्चंस गलत होते रहेंगे। फिर लिखो वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग इज,
वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग इज 90 किलो जूल। वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग इज 90 किलो जूल। 90 होता है 90 किलो जूल। W इक्वल टू प्लस 90 किलो जूल। मुझे लगता है मेरी लैंग्वेज समझ में आ गई। इसमें क्या क्या लिखना था। अब हेडिंग डालो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा एक और बात, अभी मैंने वर्क कैलकुलेशन नहीं पढ़ाया है। अभी मैंने वर्क कैलकुलेशन नहीं पढ़ाया। मैं आपको पहले हिंट कर देता हूँ। पहले मैं पढ़ाने जा रहा हूँ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ चीजें आएंगी, फिर एंथैल्पी पढ़ाऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा किर्चॉफ लॉ, उसके बाद वर्क कैलकुलेशन पढ़ाऊंगा। तब तक आपको केवल चीजें लिखनी है, क्योंकि ये सब चीजें मैं उसमें भी जाके यूज करूंगा। फिर जब मैं न्यूमेरिकल्स उठाऊंगा तो इन सब चीजों का यूज करूंगा। तब तक आप घबराएं ना प्लीज, क्योंकि इसमें सारी टर्म्स डिफरेंट टाइप के आने वाले हैं। आप टेंशन में आ जाओगे, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हो सर। लिखें। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ध्यान से सुनना। क्लास के अंदर आप चाहे मिड में बैठे हो, चाहे पीछे बैठे हो, चाहे इधर बैठे हो, आप ये दिमाग से निकाल दो कि सर की नज़र में नहीं। मैं सिर्फ इसलिए नहीं टोकना चाहता कि उसमें मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। आप कैसे भी करके कोई भी एक्टिविटी करोगे पता चल जाता है। ठीक है ना। मत करना, कोई फायदा नहीं। लिखो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें सबसे पहले लिखो फर्स्ट लॉ में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ, ZEROTH, ZEROTH, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये फर्स्ट लॉ है, नंबर 1 है ना, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। It is based on thermal equilibrium. It is based on thermal equilibrium. It is based on thermal equilibrium. देखो मैंने ये कहा है कि एक ब्लॉक ये है बको यस, दूसरा ब्लॉक ये है बको यस, और तीसरा ब्लॉक ये है बको यस। इस ब्लॉक का नाम है ए, इस ब्लॉक का नाम है बी, और इस ब्लॉक का नाम है सी। कोई डाउट? ठीक है। क्या ये तीनों ब्लॉक एक दूसरे कांटेक्ट में हैं? ए का टेम्परेचर अलग है, बी का अलग है, और सी का अलग है। ठीक है। अगर मैं इन तीनों कंटेनर को आपस में कांटेक्ट में रख दूं, मतलब ये सी को मैंने ए के साथ टच कर दिया और इस सी को मैंने बी के साथ भी टच कर दिया, अब ए और सी आपस में इक्विलिब्रियम में है, यस और नो? यानी ए और सी का टेम्परेचर एक टाइम बाद ऐसे ही बी और सी का सेम हो जाएगा, और आपको पता है ए और सी का अलग अलग रहेगा। यानी अगर ए और सी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तब भी उनका टेम्परेचर, इसका मतलब अगर कोई दो सिस्टम किसी थर्ड सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है तो इनडायरेक्टली वो भी आपस में इक्विलिब्रियम में है। यही तो बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आया? अगर कोई दो सिस्टम किसी थर्ड के साथ इक्विलिब्रियम में है तो वो दोनों भी आपस में, यही बोला था। और यहाँ पर इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम। लिखो डेस्क कर, इट इज बेस्ड ऑन, क्या बोले, लिखवा दिया था क्या? इट इज बेस्ड ऑन थर्मल इक्विलिब्रियम। लाइन चेंज कर लिखो, इफ टू सिस्टम, if two system are in, if two system are in thermal equilibrium, if two system are in thermal equilibrium with third system, if two system are in thermal equilibrium with third system, are also in thermal equilibrium with each other, are also in thermal equilibrium with each other, are also thermally equilibrium, are also in thermal equilibrium with each other. मैंने ये बोला है अगर कोई दो सिस्टम किसी तीसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो वो आपस में भी इक्विलिब्रियम में होंगे। बस इतना सा लिखा है, छाप लो। टाइम बहुत है, क्लास में पढ़ते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता बेटा।
तुम खड़े जाओ। हाँ, तुम लिख क्यों नहीं रहे हो? क्या क्या लिखा है, पढ़ के सुनाओ। ठीक है, तो फिर सुनाओ डाल्टन्स लॉ। अच्छा चलो डी ब्रॉगली सुनाओ, तो केवल डी ब्रॉगली। बैठो, कोई बात नहीं, तुम हरकतें कर सकते हो, बस दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ठीक है ना? लेकिन नेक्स्ट क्लास में हाइजीन पर पूछूंगा। ठीक है ना? चलें आगे। लिखिएगा नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये तो जीरोथ लॉ था, देख नहीं रहे? ये पहला लॉ था, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स लॉ हैं, 4 लॉ हैं, बता देता हूँ। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ फोर्थ लॉ है। अरे सीक्वेंस तो यही है ना। ये नंबर 1 कौन सा लॉ हुआ ये? फर्स्ट लॉ, जिसकी हेडिंग है जीरोथ लॉ। नाम ये जीरोथ लॉ, आपने क्या नंबर डाला है? देखो, ये नंबर 1 है। नंबर 1 पहला कौन सा पढ़ा है हमने? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब लिखो सेकंड हेडिंग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये देखो, ठीक है, 10 सेकंड है, पानी वानी पी लो जल्दी। क्योंकि दोबारा चांस नहीं मिलेगा पानी वानी पीने का, जल्दी पी लो जिनको पीना है, और ज्यादा मत पीना, क्योंकि जाने का चांस भी नहीं मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे हैं सर पानी खत्म हो गया, भर लाएं, नहीं जाने का चांस मिलेगा, टेंशन मत लो, कोई नहीं जाएगा भरने, खत्म हो गया तो खाली बैठो। बात नहीं करो प्लीज। लिखें, लिखेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में। छींक रोकना भी टिपिकल हो जाता है। लिखो, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। 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 लिख लिया? लिखिए लाइन चेंज करके, डिफरेंशियल फॉर्म इज डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। डिफरेंशियल फॉर्म इज डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं
तो एक्चुअली हम ये लिखते हैं डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डी यू का इंटीग्रेशन करेंगे, डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा डी यू का इंटीग्रेशन क्या होता है डेल्टा यू, क्यू का इंटीग्रेशन क्यू और डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू। ये डिफरेंशियल फॉर्म है, इंटीग्रल फॉर्म है। ठीक है, फिर लिखो हम इक्वेशन 1 से हमेशा शुरू करेंगे, जब भी थ्योरी शुरू करेंगे इक्वेशन 1 से ही शुरू करेंगे। नंबर मत दो बट मालूम होना चाहिए, ठीक है। नंबर देना है दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखिएगा। फॉर साइक्लिक प्रोसेस, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक समझते हो? साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? यानी कि सिस्टम जहां से स्टार्ट होगा वहीं पे आ जाएगा। इसका मतलब इसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, इसका मतलब डेल्टा यू 0, डेल्टा जी 0, डेल्टा एस 0, डेल्टा टी 0। दोबारा बताऊं, सारे चेंज इन स्टेट फंक्शन 0, क्योंकि स्टेट पर डिपेंड करेंगे। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो सेम वैल्यू 2 - 2 करोगे 0 ही आएगा। नहीं समझ में आया? पक्का? तो याद रखना साइक्लिक प्रोसेस में सारे स्टेट फंक्शन क्या हो गए 0। देख लो, फॉर साइक्लिक प्रोसेस ऑल चेंज इन स्टेट फंक्शन इक्वल टू 0। मतलब ये साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू हो, मतलब मैंने साइक्लिक प्रोसेस बोली है, कौन सी प्रोसेस? साइक्लिक प्रोसेस में चाहे डेल्टा यू हो, चाहे डेल्टा जी हो, डेल्टा एस हो, डेल्टा एच हो, डेल्टा टी हो, सब कुछ 0। कौन सी प्रोसेस के लिए? साइक्लिक प्रोसेस के लिए। आज के बाद ये बात याद रखना, पूरे चैप्टर में कभी आएंगे डेल्टा एस डेल्टा जी, कभी आएंगे पढ़ने को आते रहेंगे, लेकिन ये सब स्टेट फंक्शन है। तो चेंज इन स्टेट फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? बिकॉज इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होगी ना इसमें साइक्लिक प्रोसेस में। तो मैं ये जो बात बताने वाला हूँ वो ये, साइक्लिक प्रोसेस में साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। मैंने ये बोला हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखो, ये इंटीग्रेशन का साइन है और उसमें एक साइकिल लगा दी, सर्किल लगा दिया ना, साइक्लिक प्रोसेस बता दी 19 पॉइंट पे जा। तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 0। तो हम लिख सकते थे 0 इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्योंकि आपको मालूम है साइक्लिक इंटीग्रेशन करोगे आप डी यू का तो आंसर आएगा डेल्टा यू, और डेल्टा यू की वैल्यू होती है यू इनिशियल, सॉरी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, जो की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि यू फाइनल इक्वल टू क्या है यहाँ पर यू इनिशियल। तो डेल्टा यू की वैल्यू एक्चुअल में हमारे पास यहाँ क्या है 0। मालूम चल गया डेल्टा यू 0 क्यों है यहाँ पर? क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है। तो ये आ गया हमारे पास 0 इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या आप इसको लिख सकते थे माइनस क्यू इक्वल टू डब्ल्यू, बको यस, या इसको लिख सकते थे क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। दोनों एक ही बात है अलग अलग है? एक ही बात है, अलग अलग क्या है भाई? एक्स इक्वल टू -2 लिखो या माइनस एक्स इक्वल टू 2, एक ही बात होती है ना। बट ये केमिस्ट्री नहीं होता है, बता तो रहा हूँ। मेरी बारी, मैंने पहले लिखा है माइनस क्यू इक्वल टू डब्ल्यू, क्यू के आगे कौन सा साइन है मतलब हीट रिलीज, और डब्ल्यू के आगे कौन सा साइन है यानी वर्क डन ऑन दी सिस्टम। सुनाई दे गया? दूसरी बात करते हैं, दूसरे स्टेटमेंट क्या लिखा था क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, क्यू के आगे कौन सा साइन है हीट एब्जॉर्ब। तो क्या हीट रिलीज और एब्जॉर्ब एक ही बात हो सकती है? तो फिर यहाँ साइन के साथ कोई थ्योरी चलती है, यहाँ साइन का मतलब केवल मैथमेटिकल टर्म नहीं है। यहाँ पर क्यू के आगे कौन सा साइन है प्लस, इसका मतलब क्या हुआ हीट एब्जॉर्ब। ऊपर क्यू के आगे कौन सा साइन है, इसका मतलब क्या हुआ हीट। क्या ये दोनों बातें हुई सेम? तो फिर ये सेम नहीं है। हीट रिलीज बिल्कुल अलग टर्म होती है, हीट एब्जॉर्ब बिल्कुल अलग टर्म होती है। ठीक है, लिख लो यहाँ पर माइनस क्यू इक्वल टू डब्ल्यू, इसका फुल फॉर्म कर लो हीट रिलीज बाय द सिस्टम इक्वल टू हीट रिलीज बाय द सिस्टम इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम।
एरोप्लेन प्लस ट्रेन इक्वल टू अमोनिया। जब आपको सुनाई कुछ भी नहीं देना है तो कुछ भी बोलो फिर तो। इतनी देर तक समझाने के बाद स्टेटमेंट दिखा रहा हूं। ये लिखा हुआ है, मैं बोलता हूं दोबारा। गुड मॉर्निंग। यहां लिखा है माइनस क्यू, यहां लिखो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। तो पहले भी मैंने यही बोला था रिलीज, फिर क्यों पूछ रहे थे क्या? और नहीं सुनाई दिया था तो अपने मन से लिखो हीट रिलीज बाय द सिस्टम इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। इसके आगे लिखो Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। बड़ा सिंपल लैंग्वेज है। और अब आपको पता चल गया ये दोनों चीजें सेम नहीं है। अब लिखिएगा नेक्स्ट, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। मैंने सॉरी अभी मैंने कौन सा साइक्लिक प्रोसेस ली थी ना, अब लिखो आइसोलेटेड प्रोसेस। आइसोलेटेड, आइसोलेटेड कोई प्रोसेस नहीं होती है, बट आइसोलेटेड सिस्टम ही होता है। तो ऐसे लिखो इन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है ये बता दो बस। हेडिंग को दोबारा काट के लिख लो, नाराज मत, है ना, नाराज होने लग जाते हैं कि सर 4 बार लिखें, क्या लिखें? इन आइसोलेटेड सिस्टम ये बोला है, लिख लिया। क्योंकि आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं होती है, ये सब गलतियां करके बतानी पड़ती हैं। क्योंकि आपको मैंने यहाँ लिखा है पहले साइक्लिक प्रोसेस पर कोई यस, अगर मैं डायरेक्ट ये लिखाऊंगा आइसोलेटेड सिस्टम तो घर जाके सोचेंगे सर से हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो गई हो, सर ने आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं लिखाया। एक्चुअल में आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं होती है, अगर ये बताऊंगा नहीं तो कभी पता चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो आइसोलेटेड, इन आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है मालूम है? पेज पलट के देखो जरा, तब भी पेज पलटो, तब भी पेज पलटो, उसमें सब लिखा के आया हूं मैं, जो कुछ वहां लिखा के आया हूं वही लिखाऊंगा मैं। आइसोलेट, वॉल्यूम चेंज कितना होगा उसमें? वॉल्यूम चेंज 0 आइसोलेटेड में। वॉल्यूम चेंज 0 है क्या? 0 लिखा है क्या? तो वर्क कितना लिखा है? चलो फिर इसी को ही लिख लेते हैं, यहाँ लिख लो। आइसोलेटेड सिस्टम में सबसे पहली बात तो ये आइसोलेटेड है, इसका मतलब उसकी वॉल कैसी होंगी? एडियाबेटिक। पक्का लिख लो डी क्यू इक्वल टू 0 बिकॉज आइसोलेटेड एडियाबेटिक वॉल्स, बिकॉज आइसोलेटेड एडियाबेटिक वॉल्स। एडियाबेटिक वॉल्स को अंडरलाइन करना, आइसोलेटेड में कोई जरूरत नहीं है। आइसोलेटेड में एडियाबेटिक वॉल्स ही होंगी, ठीक ना। तो डी क्यू 0, अब डी क्यू 0 हो गया, और डीवी क्या है? 0। वॉल्यूम चेंज 0, आइसोलेटेड सिस्टम में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। डीवी 0। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। डीवी क्या होगा? तो डी डब्ल्यू क्या होगा? 0। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू क्या है? डी डब्ल्यू क्या है? तो डी यू भी क्या आ गया? 0। और डी यू 0 आ गया तो डी टी भी 0, देन डी टी इक्वल टू 0। अब ये कहां से आ गया? मैं बताता हूं ये इसलिए आ गया क्योंकि डी यू इक्वल टू होता है एन सी वी एम डी टी, और डी यू अगर 0 है तो डी टी भी। ये तो सर कभी बताया नहीं, तो आज बता दूंगा। हाँ बोलो, बता दूंगा, बता दूंगा। डी यू इक्वल टू 0 मतलब आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें सब कुछ 0, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। हमारे लिए वो चीज सिस्टम क्या हो गया? 0। उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, कुछ कम हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, सब कुछ 0। अगर उसमें कोई चेंज पता चलेगा तो वो सिस्टम आइसोलेटेड नहीं होगा, ठीक है ना। घबराओ मत, ये सर कहां से आ गया सब बताऊं, आज ही बता दूंगा ये तो। लिखो लाइन चेंज करके। अभी मैंने सबसे पहले पढ़ाया था आपको आइसो बारिक प्रोसेस, कहां पढ़ाया? साइक्लिक पढ़ाया था।
यार क्लास में कुछ भी बोल दो, पता ही नहीं चलता है बिल्कुल भी। कह रहे यस सर। सबसे पहले आइसोबारिक पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? साइक्लिक। दूसरा, अब लिखो आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट लिखो आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक की स्पेलिंग होती है ISOCHORIC। विश्वास नहीं हुआ? इस बार मैंने सही बोली थी। आइसोकोरिक प्रोसेस। लिखिएगा। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम चेंज होगा। तो लिखो dV इक्वल टू जीरो, बिकॉज आइसोकोरिक। dV इक्वल टू जीरो, dV इक्वल टू जीरो। क्यों dV जीरो क्यों? वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमारे पास dV इक्वल टू जीरो, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है। बिल्कुल सही बात है। तो dW इक्वल टू क्या होता है? माइनस P एक्सटर्नल dV। dV की वैल्यू, तो dW भी जीरो। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक, du इक्वल टू dq प्लस dW। dW की वैल्यू कितनी है? जीरो। तो यहाँ dq को हम dqv लिख देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया q कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम में पढ़ा भी जा सकता है। तो मैंने लिख दिया dqv, क्योंकि मैंने यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम टर्म लिया है। तो ये v लिखा होने का मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास आ गया du इक्वल टू dqv। du इक्वल टू dqv। जो लोग आराम से सोफा पे बैठे हैं वो प्लीज सीधे बैठे, ऐसे टिक के बैठने की जरूरत नहीं है। ऐसे हाथ रख लिया, हाँ भाई क्लास में पढ़ने आए हो, तो डिसेंसी मेंटेन करो। ओके, नोट हो गया। डी यू इक्वल टू डी क्यू वी। कल मैंने हीट एंड हीट कैपेसिटी पढ़ाई थी, चेक करो। डी क्यू का फॉर्मूला पढ़ाया था एन सी एम डी टी। डी क्यू इक्वल टू एन सी एम डी टी। तो मैं डी क्यू की जगह ये लिखने वाला हूँ एन सी एम डी टी, लेकिन डी क्यू वी होगा तो एन सी बी एम डी टी। मैंने डी क्यू इक्वल टू बोला एन सी एम डी टी, क्यू वी होगा तो एन सी बी एम डी टी, क्यू पी होगा तो एन सी पी एम डी टी। समझिए ना। खैर पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। मैं यहाँ से वापस आऊंगा इस फॉर्मूले से। अगर हम इसको इंटीग्रेट करके लिखते हैं डी यू इक्वल टू डी क्यू वी, तो ये हो जाता डेल्टा यू इक्वल टू क्यू वी बको यस। और इसको हम ये भी लिख सकते थे माइनस डेल्टा यू इक्वल टू माइनस क्यू वी। दोनों साइड माइनस लगा दिया, दोनों एक ही बात है। एक जगह लिखा है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू वी, और दोनों साइड माइनस लगा दो तो माइनस डेल्टा यू इक्वल टू माइनस क्यू वी, एक ही बात है। माइनस से माइनस कट जाएगा। माइनस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। आप समझ गए ना। ये बड़े सिंपल चीजें होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। देखो डेल्टा यू के आगे कौन सा साइन है? आंसर देना चाहते हो तो मरे हुए हालत में आंसर नहीं। डेल्टा यू के आगे कौन सा साइन है? पॉजिटिव का मतलब होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। आपको मालूम है डेल्टा यू का मतलब क्या होता है? मैं साइड में लिख लेता हूँ। डेल्टा यू का मतलब क्या होता है, और ये आप नहीं लिखना, क्योंकि चाहे डेल्टा यू हो, चाहे डेल्टा जी हो, चाहे डेल्टा एच हो, चाहे डेल्टा एस हो, चाहे डेल्टा और भी हो, सब में फाइनल माइनस। सुनाई दे गया? इतनी बार बोल रहा हूँ कि अब मेरी टंग भी ट्विस्ट नहीं हो रही है, और आप भी उसको अभी तक नहीं समझ पाए। दोबारा बोल देता हूँ, जितने भी चेंज इन स्टेट फंक्शन है, जितने भी मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, सारे फाइनल माइनस। और आज नहीं, क्लास के एंड तक ये टर्म चलती रहेगी। अगर डेल्टा एच आएगा तो एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, डेल्टा जी आएगा तो जी फाइनल माइनस। तो अब बार बार नहीं बताऊंगा, अब ध्यान रखना। तो यहां पर मैंने बोला है फाइनल माइनस इनिशियल। अगर डेल्टा यू पॉजिटिव है तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, फाइनल या इनिशियल? समझ गए? इसका मतलब इंटरनल एनर्जी पहले कम रही होगी और बाद में। अच्छा, यहाँ क्यू के आगे कौन सा साइन है? इसका मतलब इसने हीट रिलीज की होगी। क्या की होगी? एब्जॉर्ब की होगी। तो जो गैस है वो गर्म हो गई होगी। गैस गर्म हो गई होगी तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई होगी। यही तो बोला था मैंने पहले।
हीटिंग ऑफ गैस, याद आया, मैंने लिखाया था। यानी कि Q लिखा हुआ है, Q का मतलब पॉजिटिव, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। लिखो इसका फुल फॉर्म, heat absorbed by the system, heat absorbed by the system at constant volume, heat absorbed by the system at constant volume equal to increase in internal energy, increase in internal energy, heat absorbed by the system is equal to एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलना पड़ेगा, मतलब समझो जरा कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब ये कंटेनर बको यस, इसमें ये पिस्टन लगा है बको यस। अब पिस्टन को मैंने यहाँ टाई कर दिया, हुक लगा दिए, अब ये हुक खुलेंगे नहीं इसमें से, तो इसमें जो गैस है अगर मैं इसको गर्म करूंगा तो ये गैस एक्सपेंड करेगी, सुनाई नहीं दे रहा, क्या ये गैस एक्सपेंड करेगी? क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इसमें पिस्टन नहीं है। पिस्टन तभी तक होता है जब तक वो मूव कर सकता है, अगर उसे टाई कर दिया तो पिस्टन नहीं कहलाता है फिर वो, तो ये एक्सपेंड नहीं करेगी। तो जब मैं इसको गर्म करूंगा तो हीट देने पर ये गैस गर्म होगी या नहीं होगी? तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी ना, तो जितनी हीट दी उतनी इसमें गर्म हो जाएगी, मैंने वही तो लिखा है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसे ही हम माइनस डेल्टा यू इक्वल टू माइनस क्यू, माइनस डेल्टा यू इक्वल टू माइनस क्यू भी लिख लो, इसका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, उसमें इंक्रीज था, इसमें रिलीज है डिक्रीज है, हीट रिलीज बाय द सिस्टम, heat released by the system is equal to, heat released by the system is equal to decrease in internal energy at constant volume, heat released by the system at constant volume equal to, कभी भी लिख लो कांस्टेंट वॉल्यूम यार, बस पता होना चाहिए, एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया मुझे घूरने लगता हो, मुझे थोड़ी पता है स्टेटमेंट में क्या क्या लिखना है। हीट रिलीज बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, हो गया। अब वापस यहां से डी यू इक्वल टू था हमारे पास डी क्यू वी, और डी क्यू वी को आप लिख सकते थे एन, एन बाद में लिखेंगे, सी वी डी टी, लिख लो फिर डी यू इक्वल टू डी क्यू वी इक्वल टू सी वी डी टी, कहां से आया ये, पेज पलट के देख लो, कल लिखा के गया था, डी क्यू इक्वल टू सी डी टी होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे सी वी डी टी, हो गया। अगर आप यहां लिखते हैं डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू सी वी, इसका मतलब इफ डी टी टेंस टू जीरो देन सी वी टेंस टू इंफिनिटी, इसका मतलब हीट कैपेसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, इफ dt tends to 0 then cv tends to infinity, हो गया नोट। अब ये cv अकेला नहीं, cp होता, c होता, तब भी टेंस टू इंफिनिटी, ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखो सबसे ऊपर अलग से, इफ dt टेंस टू 0 देन c या cv या cp या कुछ भी हो सब टेंस टू इंफिनिटी, या cm या cvm कोई भी हो, या cpm कोई भी वैल्यू हो, सब टेंस टू इंफिनिटी, कोई भी हीट कैपेसिटी, सुनाई देगी बात, डी टी टेंस टू जीरो देन सी टेंस टू इंफिनिटी, अलग अलग नाम से बार बार आएंगे, हर बार आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए एक कॉमन सेंटेंस लिखा दिया, चाहे सीवी हो चाहे सीपी हो चाहे सीपीएम हो चाहे सीवीएम हो चाहे सी हो चाहे सीएम हो, सब टेंस टू इंफिनिटी, मतलब ये हीट कैपेसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, सुनाई दिया, हीट कैपेसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, हम इसमें डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट दोनों के केस पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ CV लिखा हुआ है, दिख रहा है ये फॉर्मूला, और आप जानते हैं CV इक्वल टू क्या होता है, CV इक्वल टू होता है NCVM, बोल सकते हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास हो गया DU इक्वल टू NCVM DT, देखो आज ही बताया था मैंने ये, जब मैंने आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोसाइक्लिक कहाँ से होता है,
आइसोलेटेड सिस्टम में बताया था ना अभी, dt0 कैसे किया था, तो ये फॉर्मूला था। अब मालूम चल गया फॉर्मूला कहाँ से आया, dq के बराबर होता है, dq को इसके बराबर लिख दिया। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि या तो सीवीएम टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा। तो ठीक है, लिखो केस 1, इफ सीवीएम इज टेम्परेचर independent. Case 1, if CVM is temperature independent from T1 to T2. If CVM is temperature independent, if CVM is temperature independent from T1 to T2. अगर CVM टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो फिर इसको इंटीग्रेट कर दो, du इक्वल टू n CVM dt, ये T1 से लेकर T2 तक, तो आ जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू n CVM T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा U इक्वल टू n CVM डेल्टा T, n CVM डेल्टा T। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, कांस्टेंट प्रेशर पे या कांस्टेंट वॉल्यूम पर, सुनाई नहीं दे रहा। आप कितने असमंजस में रहते हो ना, कि जो दिख रहा है वो तो पक्का होगा नहीं, एग्जाम में वही होता है जो दिख रहा होता है आंसर। लिख लो यहाँ पर, लेकिन ये हमेशा एप्लीकेबल है, लिख लो ऑलवेज एप्लीकेबल, वेदर dv इक्वल टू जीरो और नॉट इक्वल टू जीरो, ऑलवेज एप्लीकेबल, ऑलवेज, चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम हो या ना हो, सुनाई दे गया, हमेशा लगाना है। अगर डेल्टा यू पूछा है चिपका सकते हो उस फॉर्मूले को, ऑलवेज एप्लीकेबल वेदर dv इक्वल टू जीरो और dv नॉट इक्वल टू जीरो, dv इक्वल टू जीरो और dv नॉट इक्वल टू जीरो, हो गया, ठीक है। फिर लिखिए केस 2, केस 2, if CVM is temperature dependent, case 2, if CVM is temperature dependent, if CVM is temperature dependent from T1 to T2, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट का जो केस है उसे कैसे लिखा जाता है, C की वैल्यू लिखी जाती है CVM इक्वल टू A प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन, मतलब ये A B C इसमें कांस्टेंट है, लिख लो जल्दी से। जब भी टेम्परेचर डिपेंडेंट आएगा तो इनकी जो वैल्यू है वो टेम्परेचर के साथ वेरिएट करती है, तो हम इसको लिखते हैं A प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब एंड सो ऑन, तो आप 3 टर्म तक लिख लो, वेयर A B C आर कांस्टेंट। तो अब CVM की जगह हम ये वैल्यू डालेंगे, दोबारा बता रहा हूं, जब भी टेम्परेचर डिपेंडेंट केस होगा तो आप इस टाइप की वैल्यू डालना उसमें, सुनाई दे गया। हालांकि ये कहाँ से आया था ये मैंने नहीं बताया और मैं बताऊंगा भी नहीं, पहले क्लियर कर रहा हूँ, टेंशन मत लेना। आपके पास क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा, सीधी सी बात है कि अगर CVM 12 प्लस 13T है, कितना है, आपको ये कभी नहीं बनाना पड़ेगा, इसकी वैल्यू दी रहेगी, CVM दिया रहेगा 12 प्लस 13T, जैसे मैं बोल दिया 12 प्लस 13T ऐसे दिया हुआ है, ये किसकी वैल्यू दी हुई है, CVM की। तो आप सॉल्व कैसे करोगे क्वेश्चन को, इसमें वैल्यू डालोगे, du इक्वल टू n CVM की जगह क्या लिखोगे 12 प्लस 13T dt, और इसको क्या करोगे इंटीग्रेट, तो यहां मैंने 12 प्लस 13T की जगह क्या लिख दिया a प्लस बी टी, तो मैं आपको बता रहा हूं कि वैल्यू दी रहेगी उसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये वैल्यू आपको अपने आप दी रहेगी, सुनाई देगी बात। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो लिखेगा, du इक्वल टू n, बको क्या लिखना है यहाँ पर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर दें, गुड मॉर्निंग, इंटीग्रेशन आता तो नहीं है, ठीक है, तो देखते हैं T1 से लेकर T2 तक, जरा सुनो पहले मैं बताता हूं, ये लिखा है ए डी टी,
ए डी टी, नहीं देखिए ये बी टी इंटू डी टी, ये लिखा है सी टी स्क्वायर इंटू डी टी, इंटीग्रेशन सबको आता है। डेल डी यू का इंटीग्रेशन होगा डेल्टा यू इक्वल टू बको एन ए टी टू माइनस टी वन प्लस बी टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी टी टू क्यूब माइनस टी वन क्यूब अपॉन थ्री एंड सो ऑन। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैथ आनी चाहिए थी आपको, मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में ये कहीं नहीं आता। हाँ मैथ फिजिक्स जो भी है, जब आप ये बोलते हो कि सर पता है फिजिकल केमिस्ट्री सबसे आसान समझे थे आपको पढ़ाने से पहले, अब आपको पढ़ाने के बाद मुझे एहसास हो गया। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री सिलेक्ट इसलिए की थी, मुझे मालूम था इसमें फिजिक्स और मैथ लगती है, बच्चे फिजिक्स और मैथ में मास्टर होते ही है, तो फिजिक्स पढ़ के आ जाते हैं, मैथ पढ़ के आ जाते हैं, तो फिर यहाँ दिक्कत ही नहीं आती। अब मेरी गलतफहमी दूर हो गई। महान इतने हैं लोग बाग कि यहाँ तो ये भी पूछते हैं सर 44 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा, और मैथ में देखो ना बात करते समय सर ये वैल्यू है, इसमें जो ग्राफ बन रहा है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आ रही है, इसके क्वाड्रेंट इतने इतने, इसके क्वाड्रेंट, सारी इतनी बातें करें। मैं सोचता हूँ यार ये बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, और जब मेरे पास आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में तो पूछते हैं सर log 2 की वैल्यू कैसे निकालें। जितना आप सही से कॉन्सेप्ट मैथ में लगाते हो, फिजिक्स में लगाते हो, उसका केवल 0.1% ही फिजिक्स में लगाते, फिजिकल केमिस्ट्री में लगा लिया करो, मेरा भला हो जाएगा, मैं आराम से बैठ के पढ़ाऊंगा, मुझे कभी मेहनत नहीं करनी पड़ी, इतना आसान है। मतलब आंसर देते ही रहेंगे। लिखो खैर मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, केस टू पर बेस्ड क्वेश्चन कम है आपके पास, एक या दो क्वेश्चन ही मिलेंगे केस टू पर बेस्ड, मैक्सिमम क्वेश्चन केस वन पे मिलेंगे। केस वन का फॉर्मूला है डेल्टा यू इक्वल टू एन सीवीएम डेल्टा टी, तो इसको याद रखना, ठीक है ना, इसलिए ज्यादा परेशान मत होना, लिखाऊंगा मैं सब कुछ जो आईआईटी में, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे रैंक भी लाएंगे, और जो रैंक लाएंगे उनके लिए सब चीजों की जरूरत होती है, तो बताना सब कुछ पड़ता है। लिखिएगा लाइन चेंज करिए, u इज अ फंक्शन ऑफ t and v, u इज अ फंक्शन ऑफ t and v, u इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होता है, u इज अ फंक्शन ऑफ t and v। होता है बता रहा हूं, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होता है। तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, देखो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन, डी यू इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी डी वी प्लस डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी डी टी। डेल मतलब होता है डेल्टा। अगले 5 मिनट तक जो कुछ पढ़ा रहा हूं उसमें से कुछ भी याद नहीं करना है, केवल लिखना है, क्योंकि आपकी शक्ल देख के मुझे लग रहा है कि पढ़ाना ही नहीं चाहिए था। लिख लिया, लिखिएगा, बट आइडियल गैस is, but in ideal gas, ऐसे लिखो in ideal gas, but in ideal gas u is a function of t only, in ideal gas u is a function of t only। आइडियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस होती है जिसमें अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स नहीं होते, सुनाई देगी बात, तो केवल हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और कम होगा, ये सब चीजें टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, वॉल्यूम का फंक्शन नहीं होता है, इसलिए हटा दिया। ये चीजें इंफॉर्मेशन तो देनी पड़ती है। आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ, यू इज अ फंक्शन ऑफ ओनली टी, एंथैल्पी भी केवल टी का फंक्शन होती है आइडियल गैस के लिए, आगे पढ़ाऊंगा एंथैल्पी, तो एंथैल्पी भी केवल किसका फंक्शन होती है, टी का। हो गया नोट इतना सा, तो लिख लो, इसका मतलब ये सुनो, यहाँ पर
आइडियल गैस में इंटर एनर्जी केवल किसका फंक्शन होती है? इसका मतलब इसमें किसका फंक्शन नहीं होती है, तो वॉल्यूम वाली टर्म गायब हो जाएगी इसमें से। इसका मतलब यहां पर वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। क्या होनी चाहिए? इसका मतलब मैं बोल सकता हूं आइडियल गैस के लिए डेल यू अपॉन डेल वी की वैल्यू क्या होगी? जीरो। किसके लिए? फॉर आइडियल गैस। लिख लो, डेल यू अपॉन डेल वी की वैल्यू जीरो होगी आइडियल गैस के लिए। बट रियल गैस के लिए वैल्यू जीरो नहीं होती। सुनाई दे गया? तो लिखो, फॉर रियल गैस डेल यू अपॉन डेल वी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। डेल यू अपॉन डेल वी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो या तो ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इट मे बी पॉजिटिव एंड और नेगेटिव। हो गया? तो कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी ये लिखा रहा हूं। लिखो लाइन चेंज करके। इफ अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट, इफ अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट, अगर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है, इफ अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट, लिख लिया? तो लिख लो डेल यू अपॉन डेल वी टी इक्वल टू पॉजिटिव। डेल यू अपॉन डेल वी टी इक्वल टू पॉजिटिव, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है तो डेल यू अपॉन डेल वी टी। नहीं दे गया? लिख लो ब्रैकेट में वेदर एक्सपेंशन और कंप्रेशन। वेदर एक्सपेंशन और कंप्रेशन कुछ भी हो, डेल यू अपॉन डेल वी टी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन किस केस में? जब अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है। इसी टाइप से इफ रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट, नेक्स्ट पॉइंट लो, इफ रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट, इफ रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट तो डेल यू अपॉन डेल वी टी इज इक्वल टू नेगेटिव। डेल यू अपॉन डेल वी टी इज इक्वल टू नेगेटिव, चाहे एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन। गुड मॉर्निंग। अब आपको इसमें से पढ़ना क्या क्या है? इसमें से ये कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल ये लास्ट में ये दो पॉइंट्स लिखा है ना, ये पढ़ना है। इस पर आपके पास असर्शन रीजन में क्वेश्चंस हैं। डेल यू अपॉन डेल वी टी की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है? डेल यू अपॉन डेल वी टी की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? डेल यू अपॉन डेल वी टी की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है? कल मैं ये पूछूंगा वापस से, इसको नहीं पूछूंगा, कभी नहीं पूछूंगा, चिंता मत करो, इसको कभी नहीं पूछूंगा। लेकिन ये नहीं बताता तो मैं ये टर्म लिखा ही नहीं पाता। समझ गया ना मैटर को? ये सब ये लिखाने के लिए मुझे यही जरूरत थी। तो आप बिल्कुल ना पढ़ें इसको, कोई जरूरत नहीं है इसकी। लेकिन दोबारा पूछ रहा हूं, अगर अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करेगा तो डेल यू अपॉन डेल वी टी, अगर एक्सपेंशन होगा तो अगर कंप्रेशन होगा तो चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन, अगर अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करता है तो डेल यू अपॉन डेल वी टी, अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है तो खत्म बात। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना था इतने में से। और ये जो दूसरा केस बताता हूँ एक और, यहां पर मैंने ये सेकंड केस पढ़ाया था। सेकंड केस पे केवल आपको क्वेश्चन तभी मिलेंगे जब मैं डिक्टेट करूंगा, उसके पहले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो आपको ये भी नहीं पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है। ये क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि मैथमेटिक्स आता होगा तो आप इंटीग्रेशन कर लोगे, नहीं आता होगा तो नहीं करोगे। लेकिन आपको ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, डेल्टा यू इक्वल टू, तो इसको टिक कर लो। कल मैं इसको पूछूंगा बस, और कुछ नहीं पूछूंगा। आज के पढ़ाने में ये चीजें हैं केवल, तो और किस नहीं। सुनाई दे गया? ये लेकर परेशान मत होना, नहीं आप इसको पढ़ने बैठ जाएं। ये सब मुझे पढ़ाने दो, क्या क्या टाइम कब कब आएगा। बस आज के लिए इतना ही।